नमस्कार दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुलाम वंश को खत्म किया था। आज का जो लेक्चर है हमारा ये खिलजी वंश पर होगा। इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए वे थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। अब हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी या ये जो खिलजीज थे ये कहाँ से आए, इनका ओरिजिनेशन क्या है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के में जो हेलमंद नदी हुआ करती है उसके आसपास के प्रदेश को खिलजी प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ जो भी लोग आके बसे उनको खिलजी कहा गया। जलालुद्दीन खिलजी के जो पूर्वज हुए, ठीक है ना, तो ये जलालुद्दीन खिलजी से काफी समय पहले दिल्ली आकर के बस गए थे, लगभग आप कह सकते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल के समय। जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद के द्वारा, जो कि गुलाम वंश का शासक था, इसको बुलाया जाता है और शाइस्ता खां की उपाधि दी जाती है तथा आर्य मुमालिक का पद भी दिया जाता है। आर्य मुमालिक का पद अर्थात सैन्य मंत्री का पद होता है। तो यहां से हमने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी की जो है दिल्ली में एंट्री हो जाती है। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि इसके द्वारा जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कयूमर्स, इसकी हत्या कर दी जाती है और यहां से खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था ये एक योग्य सेनापति तो था ही, साथ में जो यहाँ खिलजी सरदार थे इनका प्रधान सेनापति भी था। जो तुर्की सरदार हुआ करते थे उनके द्वारा गैर तुर्की सरदारों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा था और उन सरदारों में से एक जलालुद्दीन खिलजी भी था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इन तुर्की सरदारों का तो विरोध किया ही, साथ में जो अपंग कैकुबाद था और जो कयूमर्स था इन दोनों की हत्या कर देता है और इन दोनों को पद से हटा करके यहां से खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तब वह 70 वर्ष का था और 70 वर्ष में वृद्धावस्था में आ चुका था। दुर्बल भी था, आप कह सकते कमजोर था, और इस कारण उसने युद्ध को अपनी नीति नहीं बनाया। आप कह सकते हैं वह शांति प्रिय था। इसके अलावा जो भी तुर्की सरदार थे और जो षड्यंत्रकारी थे दरबार में, उनको अपने पक्ष में लाने की नीति बनाई, उनको संतुष्ट करने की नीति बनाई। तो आप कह सकते हैं कि यहां जलालुद्दीन खिलजी एक उदार सहिष्णु शासक बन चुका था। तो युद्ध प्रिय भी नहीं था, शांति प्रिय हो चुका था, और हमें उसके अगर हम चरित्र के बारे में बात करें तो उदार भी हो गया था और दयालु भी हो गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया था, तो आपको फिर जलालुद्दीन खिलजी को ही याद करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी की जो सेवा अगर हम बात करें तो उसकी सेवा प्रारंभ हुई थी तो वो बलबन के काल में हुई थी, और हमें उसका राजनीतिक उत्कर्ष, मैंने आपको बताया था कि कैकुबाद ने उसको दिल्ली बुलाया था और दिल्ली बुलाने के बाद उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। और आरिज ए मुमालिक का पद भी दिया था, सैन्य मंत्री का पद कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका राजनीतिक उत्कर्ष था वो किसके शासनकाल से हमें देखने को मिलता है? कैकुबाद के शासनकाल से देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद और कयूमर्स की हत्या कर और यहां से उसने खिलजी वंश की स्थापना करी। अब अगर हम उसकी शासकीय नीति की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चूंकि ये वृद्धावस्था में 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है, तो इसके द्वारा जो है युद्ध की नीति, या आप कह सकते क्षेत्र विस्तार की नीति को नहीं अपनाया गया था,
शांति प्रिय रहा, और जो तुर्की सरदार थे और जो अन्य षड्यंत्रकारी थे उनको अपने पक्ष में मिलाने की भरपूर कोशिश करी। उनको जिस तरह से भी वो संतुष्ट कर सकता था उनको संतुष्ट करने की उसके द्वारा कोशिश भी की गई। इसके अलावा जो भी उसके विश्वास पात्र थे उनको कई पदों पर नियुक्त भी किया, उनको उच्च पद भी इसके द्वारा प्रदान किए गए। तो ये इसकी एक शासकीय नीति आप कह सकते हैं कि अपने शासन काल को आगे बढ़ाने के लिए इसने इन दो नीतियों को अपनाया था। इसके अलावा इसके शासनकाल में हमें एक विद्रोह देखने को मिलता है, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो मलिक छज्जू जो है ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। इसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करी, अपने नाम के सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और दिल्ली की तरफ इसने प्रस्थान किया, दिल्ली पर चढ़ाई करी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्वयं ही जो है इस युद्ध में भाग लिया गया था और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था अरकली खां वो भी जो है सेना के अग्रणी भाग का हिस्सा बना। मलिक छज्जू को युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। वह युद्ध में भागता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और जब उसे पकड़ करके फटे हुए कपड़ों में जंजीरों में जकड़ करके खून से लथपथ जब जलालुद्दीन खिलजी के समक्ष उसको लाया जाता है तो उसके द्वारा जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ये कहा जाता है कि इसे आप लोग छोड़ दें, ये हमारे बलवंत के जो है किसी रिश्तेदार से जो है ये संबंधित व्यक्ति है, ये इसे आप लोग छोड़ दें, इसे नए वस्त्र पहना करके लाएं और मेरे दावत खाने में लाएं, मेरे साथ ही दावत करेंगे। इस तरह से जो है जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के साथ व्यवहार किया और अंत में अलाउद्दीन खिलजी के विरोध के बावजूद भी मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया जाता है। वो भी काफी उपहार और अशरफियों के साथ इसको मुल्तान भेज दिया जाता है। तो यहां से अलाउद्दीन खिलजी को जो है कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी बना दिया जाता है। तो हमने देखा कि अब अलाउद्दीन खिलजी के पास कुछ ना कुछ अब शक्ति यहां से आ चुकी थी क्योंकि उसे अब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया था। मलिक छज्जू के विद्रोह के अलावा सीदी मौला की हत्या का आरोप भी जो है जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर ही आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सीदी मौला कौन थे? तो ईरान से आए हुए एक ये फकीर थे। इनके पास बहुत ज्यादा धन था, तो ये हजारों व्यक्तियों को रोज जो है निःशुल्क भोजन कराया करते थे। जलालुद्दीन खिलजी को ऐसा लगा कि ये राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सीदी मौला के साथ जलालुद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे खान खाना, उनका भी उठना बैठना, और संभवतः ऐसा भी पता चला है कि खान खाना के द्वारा जो है सीदी मौला को धन भी पहुंचाया जाता था। और कुछ षड्यंत्रकारियों ने ऐसी भी योजना बनाई कि जलालुद्दीन खिलजी को अपदस्थ करके सीदी मौला को क्यों ना सुल्तान बना दिया जाए। जब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सीदी मौला को बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है कि आप इतने सारे लोगों को रोज भोजन कराते हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ मुझे पसंद है तो मैं इसलिए ऐसा करता हूं। तो पहले तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा उनको कोड़े मारने का आदेश दिया गया और बाद में ये आदेश दिया गया कि इनको जो है हाथी के पैर से इनका सिर कुचलवा दिया जाए। तो ऐसा बताते हैं कि जब ये दुर्घटना घटती है, सीदी मौला की जब हत्या हो जाती है, तो इसके बाद दिल्ली में बहुत आंधी तूफान वगैरह इस तरह का माहौल बन जाता है। तो एक ये सीदी मौला की जो मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई, ये भी जो है जलालुद्दीन से ही संबंधित है। इसके अलावा जो राज्य में ठग थे, लुटेरे थे, डाकू थे, इनका दमन तो किया गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन इनको माफ भी कर दिया गया था। तो इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी का जो चरित्र था वो उदार दयालु हमको देखने को मिला। तो इस तरह हमने देखा कि जो ठग लुटेरे वगैरह थे उनको भी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा माफ किया गया था। अब जलालुद्दीन खिलजी के समय के अगर हम सैन्य अभियानों की बात करें
तो 1290 का रणथंभौर का अभियान और 1291 का मंदसौर का अभियान, ये दोनों अभियान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्वयं ही किए गए थे। रणथंभौर अभियान, यहाँ के शासक हम्मीर देव थे। जलालुद्दीन खिलजी स्वयं ही जो है इस युद्ध के भागीदार थे, इसमें पहुंचे थे। और जब इन्होंने रणथंभौर का किला देखा तो इनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे लिए मुसलमान का एक बाल भी ऐसे 10 किलो से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये अपनी सेना को लेके वापस दिल्ली आ जाते हैं। इनके द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता है, कोई युद्ध नहीं किया जाता है, और ये वापस आ जाते हैं। कुल मिलाकर के इनके लिए मुसलमान का रक्तपात एक किले को जीतने से ज्यादा आवश्यक नहीं था। तो इस तरह से ये 1290 का ये रणथंभौर अभियान था, जो ये इस अभियान को बिना ये युद्ध करे ही लौट आते हैं। इसके बाद ही 1291 में जो है मंदसौर को जीत लेते हैं और दिल्ली में मिला लेते हैं। 1292 का जो भिलसा का अभियान था और 96 का जो देवगिरी का अभियान था, इन दोनों अभियानों में जो है अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता है। भिलसा, आज की यदि हम बात करें विदिशा का जो प्राचीन नाम है वह भिलसा हुआ करता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का ये भिलसा अभियान था और यहां से इसने अपार संपत्ति लूटी थी। और इसी दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के बारे में पता पड़ता है और इसको ये जानकारी दी जाती है कि देवगिरी में अपार संपत्ति है और इसको लूटने के बाद आपके दिल्ली का रास्ता और प्रबल हो सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी से चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है, लेकिन वह आक्रमण कहां करता है? देवगिरी पर, जहां का शासक रामचंद्र देव होता है। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में पराजित होता है और अलाउद्दीन खिलजी अपार संपत्ति देवगिरी से लेकर के लौट रहा होता है। उस समय जलालुद्दीन खिलजी ग्वालियर में था। ग्वालियर में जलालुद्दीन खिलजी को ये सलाह दी जाती है कि आप अलाउद्दीन खिलजी को चंदेरी में ही रोक लें, उसे कड़ा मानिकपुर नहीं पहुंचने दें। लेकिन इस सलाह को जलालुद्दीन खिलजी नहीं मानता है और अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुंच जाता है। कड़ा मानिकपुर पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को एक मैसेज पहुंचाता है अरकली खां के थ्रू कि मैं इस घटना से शर्मिंदा हूं। ये जो मेरे द्वारा देवगिरी में अभियान किया गया था, ये जो गुप्त अभियान किया गया था, इससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं जो है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से पैर पड़ के माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि उन्हें जो है कड़ा मानिकपुर आना होगा। जलालुद्दीन खिलजी को उनके विश्वास पात्रों के द्वारा मना करने के बावजूद भी जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुंच जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के निवेदन पर उनके सारे अस्त्र शस्त्र और उनके साथियों के अस्त्र शस्त्र रखवा लिए जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी पर अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सैनिक जिसका नाम मोहम्मद सलीम था, वह आक्रमण करता है और जलालुद्दीन खिलजी यह चिल्लाते हुए भागते हैं कि अलाउद्दीन, यह तूने मेरे साथ क्या किया। उतने में ही इख्तियारुद्दीन हुद नाम का व्यक्ति आता है और उनके सिर को धड़ से अलग कर देता है। ऐसा लिखा हुआ है इतिहासकारों के द्वारा कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन को पकड़ के रथ में पूरी दिल्ली में घूमता है और जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन से रक्त टपकना भी बंद नहीं होता है और अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक भी कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपना राज्याभिषेक तो बलबन के लाल महल में ही किया गया था, लेकिन हम अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो उसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में नहीं कराया था। वह जब बलबन के लाल महल में पहुंचा था तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं उसके आका बलबन जो है वहां सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वह वहां से भाग खड़ा होता है और दिल्ली के समीप ही एक टूटा फूटा महल है जिसे किलो खोरी या किलूगढ़ी का महल भी कहते हैं, वहां जाता है और वहां अपना राज्याभिषेक करवाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं करता है, वह अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में ही करवाता है।
तो ये हमने देखा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल हमें 1296 से 1316 के बीच में देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही योग्य सेनापति था, लेकिन चूंकि उसने कई युद्ध भी किए थे, तो सैनिकों की और कई जो है वह बारीकियां जानता था। जैसे ही वह शासक बना तो अपने नाम का खुतबा तो पढ़वाए, साथ में वो ये कुछ अध्यादेश भी लेकर के आया। उसके द्वारा शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया गया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया। जो जमीनें पहले इक्तादारों को, सामंतों को, सरदारों को उपहार स्वरूप या पेंशन में दी गई थी, उन सब का वापस अधिग्रहण किया गया, पुनर्ग्रहण करवाया उसने, और सारी जमीनों को खालसा के तहत लेकर के आया। अब ऐसा क्यों किया? वह जानता था कि जब दो या दो से अधिक सरदार या सामंत जो हैं बैठते हैं, मिलते हैं, चाहे वो शराब के लिए बैठे या वो जुआ खेलने बैठे, तो वहां वो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू करते हैं, षड्यंत्र करने की योजनाएं बनाते हैं कि भाई आपके पास कितने सरदार हैं, आपके पास कितने सैनिक हैं, कितनी आपके पास शक्ति है, क्यों ना हम मिलके सुल्तान को अपदस्थ कर दें और ऐसा कुछ योजना बनाई जाए। तो ये जानता था कि अगर इस तरह के जो बैठकें होती हैं, अगर उन्हीं पर मैं प्रतिबंध लगा दूंगा तो इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो बनना बंद हो जाएंगी। तो यही कारण था कि उसने शराब पर प्रतिबंध लगाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया, और यही नहीं, जो विवाह होते थे, वैवाहिक संबंधों पर भी उसके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए। वह यही नहीं चाहता था कि दोनों पार्टी जो हैं, जिनके बीच में विवाह संबंध स्थापित हो रहे हैं, वो दोनों पार्टीज जो हैं वो दोनों ही शक्तिशाली हों। अगर दोनों पार्टी शक्तिशाली हैं तो कहीं ना कहीं सुल्तान के खिलाफ वो षड्यंत्र करेंगे ही। इसी कारण उसने वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगाया, और जो भी जमीनें थी उन सबको वापस अधिग्रहित किया और खालसा के अंडर में वो लेके आया। क्योंकि यदि आपके पास जमीन नहीं रहेंगी, अब आप जमींदार नहीं, इक्तादार नहीं है, अब आप शक्तिशाली नहीं है, तो आप सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने लायक नहीं बचे। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो प्रथम अध्यादेश था, जो दान में दी हुई भूमि थी या उपहार में या पेंशन में दी हुई थी, उन सबको उसके द्वारा वापस लिया गया। जो दूसरा अध्यादेश था, इसमें उसने शराब, भांग, जुआ, इन सब पर प्रतिबंध लगाया। तीसरा जो अध्यादेश था, विवाह संबंध या दावत या जो भी मेल जोल होते थे, इन पर उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। चौथा अध्यादेश जो था, इसके द्वारा उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। देखिए, गुप्तचर बहुत आवश्यक होते हैं। अगर कहीं कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जिसमें कि सुल्तान के खिलाफ किसी प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, तो गुप्तचरों के द्वारा सुल्तान को ऐसी सूचनाएं मिलना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के जो है ये 4 अध्यादेश आपको अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित याद रखना होंगे। अब इसके बाद, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसने कई सैन्य अभियानों में पहले भी भाग लिया था, तो वह सैनिक व्यवस्थाओं से संबंधित बारीकियों को जानता था। उसके द्वारा हुलिया प्रथा और दाग प्रथा लाई गई। अब देखिए, पहले मैं आपको हुलिया प्रथा समझाता हूं क्या होती है। जब सैनिकों की भर्ती की जाती है तो उस समय हम सैनिकों का हुलिया लिखेंगे। क्या नाक नक्श होते हैं, क्या उनकी ऊंचाई है, लंबाई है, कोई उनका अगर कोई चिन्ह है जो शरीर पर है जो कि उनको दूसरे सैनिकों से अलग कर सकता है, ऐसे चिन्हों को लिखना। तो सैनिकों की भर्ती के समय हमें क्या करना है, उनका हुलिया लिखना है। और ये हुलिया लिखने के लिए ये जिम्मेदारी उसने किसको दी? दीवाने आरिज विभाग को। दाग प्रथा, दाग प्रथा क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जब सेना में घोड़ों की भर्ती की जाती है तो उस समय हम अगर ऐसा करें कि जिस घोड़े को लाया गया है सुल्तान के समक्ष दिखाने को भर्ती के समय, तो उस पर अगर हम एक ठप्पा मार दें, है ना, तो क्या हो गया? अब उस घोड़े को दोबारा भर्ती करने के लिए नहीं लाया जा सकता है।
तो जो भी घोड़ों की भर्ती होगी वो ईमानदारी से होगी, और जो घोड़ों की भर्ती होगी उनको दाग दिया जाएगा, और ये जो जिम्मेदारी दी गई वह पाएगाह विभाग को दी गई। तो हमने ये देखा कि हुलिया प्रथा जो है ये सैनिकों के लिए आई, और दाग प्रथा ये जो है घोड़ों के लिए लाई गई। अब मैं बात कर रहा हूं सेना व्यवस्था की। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान हुआ जिसके द्वारा केंद्र में स्थायी सेना रखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम्स में ये, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसके द्वारा केंद्र में स्थायी सेना रखी गई थी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अब केंद्र में स्थायी सेना रखना है और उनको हमें नगद वेतन भी देना है। तो अभी तक किसी सुल्तान के द्वारा सैनिकों को नगद वेतन भी नहीं देना शुरू किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना भी प्रारंभ किया था। अब आप समझिएगा, इतनी बड़ी सेना को केंद्र में रखना और उसको नगद वेतन देना, तो राजकोष पर काफी भार अब बढ़ेगा। तो यदि मैं इस भार को कम कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं? तो मुझे अगर कम वेतन में सैनिकों का मैं अगर कम वेतन में काम चला सकता हूं तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो अब उनके खर्चे कम वेतन में कैसे चलेंगे? तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। तो उसके द्वारा क्या किया गया? अलग अलग बाजार बनवाए गए, सभी वस्तुओं से संबंधित अलग अलग बाजार, सेपरेट बाजार बनवाए गए। कपड़े के लिए अलग बाजार, जूतों के लिए अलग बाजार, अनाज के लिए एक बाजार। तो हमने क्या देखा? उसके द्वारा जो है वस्तुओं के लिए पृथक बाजार बनवाए गए। अब सैनिकों को कम नहीं मिले, कोई अगर वजन में कुछ कमी करके दे रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसके लिए कठोर नियम बनाए गए कि अगर उसके द्वारा 100 ग्राम कम तौला गया है तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल लिया जाए। और उनकी देखरेख के लिए, उनको पकड़ने के लिए अलग से अधिकारी भी नियुक्त किए गए। अब सैनिकों को बराबर अनाज मिले, तो अगर उनका संग्रह किया जा रहा है, उनका भंडार किया जा रहा है बिचौलियों के द्वारा, तो फिर से क्या होगा? सैनिकों को फिर से अनाज जो है महंगे भाव में मिलेगा। तो उसने क्या किया? इन अनाज का कोई किसी को संग्रह नहीं करने दिया, जो अनाज आएगा भाई वो बिकेगा। जब्ता अधिनियम के द्वारा एक भाव रखा उसने, जो भी वस्तुएं हैं भाई उनका भाव निश्चित किया गया, फिक्स किया गया कि कोई जो है किसी भी सैनिक से, किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक ज्यादा रेट ना ले सके। इसके अलावा परवाना नवीस, परमिट देने वाला अधिकारी, और पंजीकरण के लिए शाहनाए मंडी नाम का विभाग बनाया गया। आपको अपनी दुकान खोलना है व्यापार व्यवसाय के लिए, तो आपको अपनी दुकान पंजीकृत करानी होगी। तो कहां कराना पड़ेगी आपको? शाहनाए मंडी में। और आपको परमिट भी लेना पड़ेगा, वस्तुएं बेचने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। उसके लिए परवाना नवीस नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये हमने देखा कि ये बाजार व्यवस्था, यही नहीं, उसके द्वारा अगर अकाल पड़ता है तो अकाल के समय में राशन व्यवस्था भी रखवाई गई। क्योंकि अगर अकाल पड़ेगा उस समय लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उससे अराजकता फैलेगी, लोग गलत कामों में लिप्त होंगे, चोरी, लूटपाट, डकैती इत्यादि में लिप्त होने लग जाते हैं। तो उसने अकाल के समय के लिए भी क्या किया? राशन व्यवस्था की व्यवस्था करी। अब ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, याद रखिएगा, बर्नी की तारीख फिरोज शाही। अमीर खुसरो का खजाइनुल फुतह, आपको ये सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं, और इब्न बतूता का रहला। इनसे हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप लोग पक्के से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे भूमि सुधार की।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था कि जो भी भूमि थी उपहार या पेंशन में या किसी प्रकार से जिनको दी गई थी सामंत सरदारों को, उनका अधिग्रहण किया गया, उनको खालसा के तहत लाया गया। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया है कि भूमि सुधार में उसके द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया। तो यहाँ मुख्यतः उसके द्वारा जो दोआब की भूमि थी, आपको पता है कि दोआब का जो एरिया होता काफ़ी उपजाऊ होता है, तो मुख्यतः वहाँ की जो भूमियाँ थी उनका अधिग्रहण किया गया। इसके अलावा भूमि की पैमाइश कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत में भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व और वित्तीय सुधार व्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और ऐसा करने वाला वह दिल्ली का फिर से पहला सुल्तान बना। इसके लिए उसके द्वारा दीवाने मुस्तकराज नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया और जो भी लगान वसूल किया जाता था, जो भी टैक्स कर आता था, उस व्यवस्था को और संगठित किया गया इस विभाग के द्वारा। तो दोस्तों, ये भूमि सुधार के बारे में ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे कि पहला सुल्तान कौन था जिसके द्वारा भूमि की पैमाइश कराई गई, और वित्तीय और राजस्व सुधार पर ध्यान देने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था और इसके लिए उसके द्वारा दीवाने मुस्तकराज नामक विभाग संगठित किया गया था। अब हम प्रशासनिक व्यवस्था पर देखते हैं। तो उसके द्वारा यहां पर मैंने आपको 5 विभाग दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से ये जो 4 विभाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इनको तो उसके द्वारा संगठित किया गया था, लेकिन दीवाने रियासत ये विभाग उसी के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इस विभाग के द्वारा जो बाजार या व्यापारी हुआ करते थे उन पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गठित विभाग था, कौन सा? दीवाने रियासत नामक विभाग। इसके अलावा आपको अब याद रखना होगा कि किस विभाग के ऊपर किस चीज की जिम्मेदारी रही है। तो दीवाने वजारत के ऊपर वित्त की जिम्मेदारी थी। तो जो भी आय व्यय होता था उसका पूरा लेखा जोखा किसको रखना होता था? दीवाने वजारत विभाग को। दूसरा, दीवाने आरिस, ये एक सैन्य विभाग था। तो सैनिकों की भर्ती करना, घोड़ों की भर्ती करना, घुड़सवारों की व्यवस्था देखना। तो जैसा कि हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ तुमन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था दोस्तों? तुमन व्यवस्था को स्थापित किया गया था। तो 10,000 घुड़सवारों की सैनिक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? दीवाने आरिज विभाग की। तीसरा विभाग है दीवाने इंशा, संचार, कम्युनिकेशन विभाग। तो यहां इस विभाग की जिम्मेदारी क्या थी कि जो भी सुल्तान के द्वारा जो मैसेज है किसी को भी पहुंचाना है, संबंधित विभागों को वहां पहुंचाना, ये दीवाने इंशा विभाग की जिम्मेदारी थी। चौथा विभाग दीवाने रसालत, जिसको संगठित किया गया। तो रसालत किससे संबंधित था? ये विदेश विभाग से संबंधित था। तो ये 5 विभाग मैंने आपको बताए। इन 5 विभागों की मदद से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की। सबसे जो उसका पहला प्रथम अभियान था वह था गुजरात का अभियान 1297 ईस्वी में। दोस्तों, यहाँ की राजधानी अनिलवाड़ थी उस समय और यहाँ का जो शासक था वह था रायकर्ण द्वितीय। ये आपको नाम याद रखना होगा, रायकर्ण द्वितीय यहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी और रायकर्ण द्वितीय के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है रायकर्ण द्वितीय पराजित होता है। वह अपनी बेटी, उसकी पुत्री थी देवल देवी, उसके साथ भाग जाता है और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ जाकर के शरण ले लेता है। रायकर्ण की जो पत्नी थी कमला देवी, ये रायकर्ण की पत्नी थी कमला देवी, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लेती हैं और उनकी जो है ये एक प्रिय पत्नी भी बन जाती हैं। अब गुजरात अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक हिजड़े को खरीदा गया था जिसका नाम था मलिक काफूर।
इस मलिक काफूर का जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के अभियान हुए थे उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी हम लोग देखेंगे दक्षिण में द्वार समुद्र, तेलंगाना, वारंगल, ये सारे अभियान मलिक काफूर के द्वारा किए गए थे। तो इन अभियानों में मलिक काफूर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस अभियान के समय खरीदा गया था? तो ये गुजरात अभियान के समय मलिक काफूर को खरीदा था। इसके बाद जो दूसरा अभियान हम लोगों को पढ़ना है वह था रणथंभौर का अभियान। 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था और यहाँ के शासक कौन थे? हम्मीर देव थे। हम्मीर देव युद्ध में पराजित होते हैं। उनकी पराजय का जो कारण बना था वह था उनका मंत्री रणमल। ये नाम आप लोग अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस रणमल नाम के मंत्री को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है प्रलोभन से अपनी तरफ मिला लिया जाता है और रणमल जो है किले में प्रवेश करने की जो है वो जो तरीका होता है एंट्री का वो बता देता है और अलाउद्दीन खिलजी किले को जीत लेते हैं। हम्मीर देव पराजित हो जाते हैं। तो ये तो था 1301 का अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान के बाद जो है उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके जो आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये देखिए ये रणथंभौर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे तो चित्तौड़ अभियान होगा, फिर मालवा पर अभियान पढ़ेंगे हम, जालोर पर भी उसने आक्रमण किया था। इसके बाद हम देखेंगे देवगिरी पर आक्रमण किया था और वारंगल और तेलंगाना का अभियान। तो ये मैंने आपको सारे अभियान जो है उसके दिखा दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे चित्तौड़ अभियान के बारे में। तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। चित्तौड़ का शासक था उस समय राणा रतन सिंह। दोस्तों 7 माह तक घेरा डालने के बाद, किले का घेरा डालने के बाद 7 माह के बाद राणा रतन सिंह पराजित होते हैं और इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे खिज्र खान, उसको चित्तौड़ का वो शासक बना देते हैं। लेकिन चित्तौड़ के लोगों के द्वारा खिज्र खान को स्वीकार नहीं किया जाता है, अत्यधिक विरोध आता है। इस कारण से जो है अलाउद्दीन खिलजी, उन्हीं के एक मित्र थे, राजपूत मित्र थे, मालदेव नाम था, इनको जो है मालदेव को चित्तौड़ का शासक बना देते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि चित्तौड़ अभियान में राणा रतन सिंह जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ते लड़ते युद्ध में मारे जाते हैं और इसके बाद जो है वहाँ शासक खिज्र खान को बनाते हैं और खिज्र खान के बाद कुछ ही समय बाद मालदेव को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था। मालवा का जो शासक था वह था महलक देव। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो लीड करता है वह था आइन उल मुल्क। तो आइन उल मुल्क जो है ये आक्रमण करता है, महलक देव युद्ध में पराजित होता है और वह भाग के कहां पहुंच जाता है? मांडू पहुंच जाता है। आइन उल मुल्क उसका पीछा करते करते मांडू पहुंच जाता है और मांडू पहुंचने के बाद उसको वहां पर पराजित करता है, मार देता है और आइन उल मुल्क किस पर कब्जा कर लेता है? मांडू पर भी कब्जा कर लेता है। तो यहां से जो है अब अलाउद्दीन खिलजी के पास मांडू भी पहुंच जाता है। अगला जो अभियान हुआ अलाउद्दीन खिलजी का 1307-8 में देवगिरी पर आक्रमण किया। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने किसको खरीदा था? मलिक काफूर को खरीदा था और उसके जितने भी दक्षिण के अभियान हुए थे उसमें मलिक काफूर ही गया था। तो यहाँ देवगिरी का शासक जो था वह था रामचंद्र देव। इसको मलिक काफूर या आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है पराजित कर देती है और ये यहाँ से अपार संपत्ति लूट के ये वापस आ जाते हैं। 1309-10 में तेलंगाना पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, अभियान होता है और यहाँ भी मलिक काफूर जो है वारंगल में प्रताप रुद्र देव को पराजित कर देते हैं। ये आत्मसमर्पण करते हैं और यहीं से जो है कोहिनूर हीरा मलिक काफूर के पास पहुंचता है। प्रताप रुद्र देव जो है मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा जो है भेंट स्वरूप दे देते हैं। इसके बाद जो है 1311 में
मलिक काफूर जो है द्वार समुद्र पर आक्रमण करता है। यहाँ का शासक था वीर बल्लाल तृतीय। ये भी पराजित होता है और ये आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान। अब अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसरो, ये दो प्रमुख व्यक्ति जो थे, ये साहित्यकार थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ये दोनों आपको याद रखने होंगे, दोनों बहुत प्रमुख नाम है। कौन कौन से? अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसरो। अब हम देखेंगे कि क्या क्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या किन चीज़ों का निर्माण करवाया गया था। तो ये सीरी का किला, सीरी फोर्ट कहते हैं इसको, ये दिल्ली में ही है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई मीनार, अलाई मीनार का निर्माण करवाया गया था। अलाई मीनार के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था और अलाई दरवाजा के अतिरिक्त जो है 1000 सितून या 1000 खंबे बनवाए थे उसने। तो ये सभी दिल्ली में इसके द्वारा बनवाए गए थे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? अलाई दुर्ग या उसको कुश्क शीरी कहते हैं, कुतुब मीनार के पास ही बनवाया था इसको। 1000 सितून 1000 खंबे वाला ये तिमंजिला भवन है। हौज खास या हौज अलाई एक तालाब है, इसको दिल्ली में, और श्रीनगर ये दूसरी दिल्ली कहते हैं। ये सभी जो है प्रमुख जो है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यहाँ का शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी, जो कि स्वयं को ही खलीफा घोषित कर देता है। और कुछ समय बाद जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है खुसरो शाह। 1320 में खिलजी वंश यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हमने खिलजी वंश के बारे में जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि जो खिलजीज थे, इन्होंने अपनी जो शक्ति का जो विस्तार किया, जो क्षेत्र का जो विस्तार किया, वो अपनी शक्ति के निर्माण, या आप कह सकते हैं कि शक्ति के बलबूते पर किया है। इनके द्वारा किसी भी तरह से कोई जनसाधारण का कोई सहयोग नहीं लिया गया, ना ही किसी प्रकार से कोई उलेमा या धर्म का कोई आप कह सकते सपोर्ट लिया गया। तो दोस्तों ये तो था खिलजी वंश के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है हमारे एग्जाम्स के लिए। मैंने कोशिश करी है कि खिलजी वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो इसमें कवर हो सकें, और आप लोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं, और मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपके साथ तुगलक वंश के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।